कृष्ण भगवान जी के मंदिर में रीमा हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। रीमा, कृष्ण भगवान जी, आज मेरी जॉब लगवा देना प्लीज़ कृष्ण भगवान जी। रीमा का कद 5 फुट 3 इंच, रंग साफ, लंबे बाल है। प्रार्थना करके रीमा मंदिर से बाहर आ जाती है। रीमा एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आज वह एक फैशन डिज़ाइनर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। रीमा टक्कर होने की वजह से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से रीमा के हाथ में खरोंच आ जाती है। गाड़ी वाला इंसान रीमा को देखकर भी अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रीमा उस शख्स का चेहरा देख लेती है। वह कुछ कहती इससे पहले ही वो चला जाता है और फिर रीमा जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों से मिट्टी को साफ करती है। तभी एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। रीमा ऑटो रुकवा लेती है और इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जाती है। ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाकर रुकता है। रीमा ऑटो वाले को रुपये देकर जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है। अंदर जाकर रीमा को पता चलता है कि अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है, जिससे रीमा को राहत मिलती है और रीमा वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है तथा एक एक करके सभी को अंदर बुलाया जाता है। 2 लोगों के इंटरव्यू के बाद रीमा को अंदर बुलाया जाता है। रीमा अंदर जाती है। अंदर बैठा इंसान रीमा का इंटरव्यू लेना शुरू करता है तथा इंटरव्यू लेकर वह रीमा को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है। रीमा बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय बाद रीमा को अंदर बुलाया जाता है और रीमा अंदर जाती है। इंटरव्यू वाला, मिस रीमा, आपको इस जॉब के लिए चुन लिया गया है। रीमा, थैंक यू सर। इंटरव्यू वाला, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट है, इसीलिए आपको इस जॉब के लिए चुना गया है। आपके डिज़ाइन हमारे बॉस को बहुत पसंद आए हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। रीमा, जी सर। रीमा बाहर आ जाती है और अपने घर चली जाती है। रीमा का घर छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, जिसमें 3 कमरे, एक रसोई और छोटा सा हॉल है। रीमा अपने घर पहुंचती है। रीमा की माँ सावित्री जी। रीमा, बेटा कैसा रहा आज आपका दिन? रीमा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है। रीमा, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मेरी जॉब लग गई है। सावित्री जी, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। सावित्री जी मिठाई लेकर चली आती हैं और रीमा को अपने हाथों से बहुत प्यार से मिठाई खिलाती हैं। सावित्री जी, बेटा आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रीमा, ठीक है माँ। सावित्री जी रसोई में चली जाती हैं और रीमा अपने कमरे में आ जाती है। रीमा कमरे में आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। कॉल कट करके रीमा कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में आ जाती है। तब तक सावित्री जी भी खाना लगा देती हैं। रीमा खाना खाने बैठती है, तब तक प्रिया भी आ जाती है। प्रिया, उसका कद रीमा जितना ही है, कंधे से नीचे तक के बाल और रंग थोड़ा सांवला है। प्रिया, तूने मुझे क्यों बुलाया है? रीमा, तू बैठ तो बताती हूँ। तब तक सावित्री जी भी रसोई से आ जाती हैं। सावित्री जी, प्रिया बेटा आप? प्रिया, जी आंटी। सावित्री जी, चलो अच्छा है, आप भी खाना खा लीजिए। प्रिया, आंटी खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले आप इससे पूछिए कि इसने मुझे क्यों बुलाया है। रीमा, अच्छा बाबा, बताती हूँ। रीमा कुर्सी से उठकर प्रिया के पास आ जाती है। रीमा, मेरी जॉब लग गई है। प्रिया ये बात सुनकर रीमा को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है। थोड़ी देर तक रीमा को ऐसे ही घुमाने के बाद वह रुक जाती है और खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। प्रिया आंटी, अब मैं खाने के साथ मिठाई भी खाऊंगी। सावित्री जी, ज़रूर बेटा, हम आपके लिए अभी मिठाई लेकर आते हैं। थोड़ी देर में सावित्री जी मिठाई लेकर आ जाती हैं और सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सावित्री जी बर्तन लेकर उन्हें रसोई में चली जाती हैं तथा रीमा और प्रिया दोनों रीमा के कमरे में चली जाती हैं। रीमा, प्रिया, तुझे पता है आज सुबह क्या हुआ? प्रिया, क्या? जो सुबह उसके साथ हुआ वो सब रीमा प्रिया को बता देती है। प्रिया, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, तू छोड़ ये सब। दोनों दोस्त अपनी अपनी बात करने लग जाती हैं। बातें करते करते उन्हें कब दोपहर से शाम हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। प्रिया अपने घर चली जाती है और रीमा कृष्ण भगवान जी के मंदिर उन्हें थैंक यू कहने के लिए चली जाती है। मंदिर से आकर रीमा अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने लगती है। रात को रीमा जल्दी सो जाती है क्योंकि उसे कल जॉब पर जाना है और वह पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती है। सुबह रीमा आज 6 बजे ही उठ जाती है क्योंकि वह लेट नहीं होना चाहती है। रीमा 7 बजे तक अपनी माँ की घर के कामों में मदद कराती है और फिर नहाने चली जाती है। तैयार होकर नाश्ता करके रीमा ऑफिस के लिए निकल जाती है।
रीमा 9 बजे से 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है। रीमा अपने केबिन में जाकर टेबल पर रखी फाइल्स को पढ़ने लग जाती है। तभी वहां कंपनी का मैनेजर रीमा के पास कुछ पेपर साइन कराने के लिए आता है। रीमा मैनेजर को देखकर चौंक जाती है। रीमा, आप? मैनेजर, आप मुझे जानती हैं, लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। रीमा, आप वही हैं ना जिन्होंने मुझे कल मंदिर के बाहर गाड़ी से टक्कर मारी थी? मैनेजर, माफ़ करना, मैं कल थोड़ा जल्दी में था और मैं आपको सॉरी भी नहीं बोल पाया। आई एम रियली सॉरी। रीमा, इट्स ओके। आप बताइए यहाँ किस लिए आए हैं? मैनेजर, कुछ पेपर पर आपके साइन चाहिए हैं। वो एक्चुअली हमारी कंपनी का एक नियम है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 1 साल से पहले कंपनी को छोड़कर जाता है तो उसे कंपनी को 1 करोड़ रुपये देने होंगे। रीमा, कल तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैनेजर, वो कल आपको बताने के लिए सर आए थे, पर तब तक आप जा चुकी थी और आप एग्री हो तो पेपर साइन कीजिएगा, वरना आप अभी ये जॉब छोड़ सकती हैं। रीमा थोड़ी देर सोचकर पेपर साइन कर देती है। मैनेजर भी पेपर लेकर वहाँ से चला जाता है और रीमा अपना काम करने लग जाती है। रीमा अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर, रीमा जी, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। रीमा, किस लिए? मैनेजर, 1 महीने के बाद एक फैशन शो है जिसमें हमारी कंपनी ने हिस्सा लिया है, उसी पर काम करना है और उसके लिए बॉस ने आपको भी चुना है टीम में। रीमा, आप चलिए, मैं आती हूँ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रीमा भी बॉस के केबिन में चली जाती है। रीमा अंदर आने के लिए पूछती है। बॉस चेयर दूसरी तरफ किए हुए बैठा था और बिना देखे ही रीमा को अंदर आने के लिए कहता है। रीमा भी अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वह चेयर घुमाता है। रीमा और राज दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। रीमा के बॉस का नाम राज है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर, सर, यही है मिस रीमा। आज बस ओके बोल देता हूँ। रीमा राज को देखकर अपने केबिन में आ जाती है। रीमा के ऐसे अचानक वहाँ से चले आने से मैनेजर भी रीमा के पीछे आ जाता है। मैनेजर, आप ऐसे क्यों आ गई? रीमा, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती हूँ। मैनेजर, लेकिन क्यों? अचानक क्या हो गया? रीमा, बस मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मैनेजर, आप शायद भूल रही हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पेपर साइन किए हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल से पहले यह जॉब छोड़ती हैं तो आपको कंपनी को 1 करोड़ रुपये देने होंगे। यह सुनकर रीमा सोचने लग जाती है और ना चाहते हुए भी वह जॉब करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह इतने रुपये नहीं दे सकती। आज भी वह शो जीतना चाहता है, इसीलिए वह भी काम करने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद रीमा राज के केबिन में चली जाती है, जहां टीम के 3 लोग और होते हैं। राज सबको काम समझाता है और फिर सभी काम शुरू कर देते हैं। शाम को 6 बजे तक सब काम करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रीमा भी अपने घर चली जाती है। रीमा आज बहुत उदास होती है। रीमा को देखकर सावित्री जी रीमा से उसकी उदासी का कारण पूछती हैं, तो रीमा कहती है कि वह बहुत थक गई है बस। सावित्री जी भी रसोई से खाना बनाने चली जाती हैं और रीमा अपने कमरे में चली जाती है। रात को खाना खाने के बाद रीमा सोने के लिए अपने कमरे में आती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है और रीमा पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। 4 साल पहले आज रीमा के कॉलेज का पहला दिन है और वह आज बहुत खुश नज़र आ रही है। रीमा कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। रुद्र, रीमा का भाई, जो रीमा से 4 साल बड़ा है, रीमा का ही इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों बहन भाई नाश्ता करके निकल जाते हैं। रुद्र रीमा को कॉलेज छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रीमा कॉलेज के अंदर जाती है, वह सीधे ही अपनी क्लास में चली जाती है। रीमा क्लास के अंदर जाती है तो वहाँ कुछ ही स्टूडेंट होते हैं। रीमा भी एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और टीचर भी आ जाते हैं। टीचर, आज आप सभी का पहला दिन है, इसीलिए आज हम सब बस इंट्रोडक्शन ही लेंगे। आज कोई क्लास नहीं होगी। धीरे धीरे सभी अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिर टीचर भी चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट भी क्लास से बाहर आ जाते हैं। रीमा कैंटीन में चली जाती है और कॉफ़ी लेकर पीने लग जाती है। तभी वहाँ प्रिया आती है। प्रिया, हाय, आई एम प्रिया। रीमा, हाय, आई एम रीमा। प्रिया बैठते हुए, लगता है तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। तभी यहाँ आते ही कॉफ़ी पीने लग गई। रीमा, जी। प्रिया भी अपने लिए कुछ खाने को मंगा लेती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, अपने अपने बारे में बताती हैं और फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन रीमा और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को कॉलेज के गेट पर ही मिल जाती हैं।
दोनों साथ अंदर जा रही होती हैं, तभी रीमा की टक्कर राज से होती है और राज बस रीमा को देखता ही रह जाता है। रीमा सॉरी बोलकर चली जाती है, लेकिन राज तो जैसे कहीं खो सा गया था। उसे रीमा की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। वो बस रीमा को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर राज का दोस्त अभय आ जाता है और वो राज के सामने चुटकी बजाता है। तब जाकर राज को होश आता है। अबे भाई, तू किसे देखकर मुस्कुरा रहा है? राज, किसी को नहीं, तू कहाँ रह गया था? क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। फिर दोनों वहाँ से क्लास के लिए चले जाते हैं। राज अपनी क्लास में रीमा को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि दोनों ही फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे थे और बस पूरे वक्त वे रीमा को ही देखकर मुस्कुराता रहता है। क्लास ख़त्म होते ही रीमा और प्रिया कैंटीन चली जाती हैं। राज भी अभय के साथ कैंटीन चला जाता है। राज और अभय दोनों उसी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहां रीमा और प्रिया बैठी हुई थी। राज रीमा और प्रिया को हाय बोलता है तो वे दोनों भी उसे हाय बोल देती हैं। फिर चारों आपस में बातें करते हैं और चारों में दोस्ती हो जाती है और अपने अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। चारों कॉफ़ी पीकर अगली क्लास की ओर चले जाते हैं। वे क्लास में जा रहे होते हैं, तब नोटिस बोर्ड के बाहर भीड़ देखकर वो भी वहां चले जाते हैं। नोटिस बोर्ड पर फ्रेशर पार्टी का नोटिस लगा हुआ था, जो 1 महीने बाद होने वाली है। प्रिया, यार मुझे तो पार्टी में डांस परफॉर्मेंस करना है। और रीमा, तू मेरे साथ डांस करने वाली है। तू रीमा, नहीं मुझे नहीं करना डांस। प्रिया, प्लीज़ यार मान जाना। राज, अगर रीमा डांस नहीं करना चाहती तो तुम फोर्स मत करो, शायद इसे डांस करना नहीं आता होगा। प्रिया, ये स्कूल में डांस कंपटीशन की विनर रह चुकी है, इसने मुझे कल ही बताया था। राज, अच्छा फिर तो तुम्हें डांस करना चाहिए रीमा। अबे हाँ रीमा, तुम्हें डांस करना चाहिए ताकि हमें भी तुम्हारा डांस देखने को मिल सके। लेकिन रीमा मना करती है तो तीनों मिलकर उसे मनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक मनाने से रीमा मान जाती है, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि अगर राज और अभय भी डांस करेंगे तो वो ही डांस करेगी। राज तो रीमा के साथ डांस करना चाहता है, इसलिए वो झट से मान जाता है, लेकिन अभय मना कर देता है। राज अभय को मनाने लग जाता है तो अभय भी मान जाता है। फिर राज जाकर सबका नाम लिखवा आता है और सभी क्लास में चले जाते हैं। कॉलेज के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को प्रिया रीमा के घर आ जाती है और वो दोनों डांस करने के लिए गाना डिसाइड करने लग जाते हैं। रीमा, यार हम दोनों ही डांस थोड़े ही ना करने वाले हैं, हम राज और अभय से भी पूछ लेते हैं। प्रिया, तू सही कह रही है, मैं अभी राज को कॉल करती हूँ। फिर प्रिया राज और अभय दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। फिर चारों मिलकर गाना डिसाइड कर लेते हैं और कॉलेज के बाद प्रैक्टिस करने के लिए जंग है कॉलेज का आरडी फिक्स कर लेते हैं। अगले दिन चारों क्लास ख़त्म होने के बाद कैंटीन में चले जाते हैं। कुछ खाने पीने के बाद सभी कॉलेज के ओडी में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट वहाँ पहले से ही प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। वो सभी वहाँ से वापस कैंटीन में आकर बैठ जाते हैं। प्रिया, वहाँ तो पहले से ही बहुत स्टूडेंट हैं, अब हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? रीमा, इतने सारे स्टूडेंट के बीच हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अभय कुछ सोचते हुए, क्यों ना हम सब मेरे घर चलें, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। प्रिया, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा तभी राज बताता है कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं, यह अपनी दादी के साथ रहता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर प्रिया अभय को सॉरी बोलती है। रीमा और प्रिया दोनों अभय के घर जाने के लिए मान जाती हैं। फिर चारों वहां से अभय के घर चले जाते हैं। अभय के घर अभय की दादी रीमा और प्रिया को देखकर अभय से उनके बारे में पूछती है। अभय अपनी दादी को उनके बारे में बता देता है और यहाँ क्यों आए हैं वो भी बता देता है। रीमा और प्रिया दादी को नमस्ते करती हैं तो दादी भी उन्हें बैठने को बोलती है। फिर चारों बैठ जाते हैं। दादी, पहले कुछ खा लो फिर प्रैक्टिस कर लेना। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। बाद में चारों अभय के रूम में प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद रीमा और प्रिया अपने घर चली जाती हैं। राज अभय को मिलकर बातें करने लग जाते हैं। अभय, क्या बात है भाई, मैं देख रहा था तेरा ध्यान प्रैक्टिस पर कम और रीमा पर ज़्यादा था। राज अभय को बता देता है कि वो रीमा से प्यार करने लगा है। अभय राज को इस बारे में रीमा को बताने को बोलता है, लेकिन राज मना कर देता है कि अभी सही टाइम नहीं है। वो सभी रोज़ पहले कॉलेज जाते, फिर बाद में अभय के घर जाकर प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस वाले दिन दोपहर में रीमा, प्रिया और अभय तो कॉलेज आ चुके थे, लेकिन राज नहीं आया था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। उन सब का परफॉर्मेंस 8 नंबर पर था। सभी
अभी पहला परफॉर्मेंस चल रहा था। तीनों तैयार होने चले जाते हैं। धीरे धीरे 6 परफॉर्मेंस हो चुके थे। अभी 7वां परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन राज अभी तक नहीं आया था। अभय ने बहुत बार राज को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। 7वां परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो गया और उन सब का नाम अनाउंस हो जाता है, लेकिन राज के बिना वो नहीं जा सकते हैं। रीमा, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ, क्योंकि रीमा का पार्टनर था तो वह राज के बिना डांस नहीं कर सकती थी। प्रिया और अभय रीमा की बात मान लेते हैं। वो स्टेज पर जा रहे होते हैं, तभी राज भी आ जाता है। अभय राज का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर चला जाता है। रीमा और प्रिया भी स्टेज पर चली जाती हैं। उनका गाना प्ले होता है और वो सभी डांस करना शुरू कर देते हैं। रीमा राज के साथ और प्रिया अभय के साथ डांस करती है। डांस करते वक्त राज बस रीमा में ही खोया रहता है। डांस खत्म होते ही ज़ोरदार तालियां बजती हैं। तब राज आवाज़ सुनकर रीमा से अलग हो जाता है। सभी लोग वंस मोर वंस मोर वंस मोर कहकर चिल्लाने लग जाते हैं। वो सभी थोड़ी देर के बाद स्टेज के पीछे आ जाते हैं। अभय राज से लेट होने का कारण पूछता है। अभय, कहाँ रह गया था और तेरा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? राज, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अभय, और लेट क्यों आया तू? राज, मैं यहाँ आने के लिए निकल ही रहा था, तभी मैं मेरी मम्मी से टकरा गया और उनके हाथ में जो तेल की कटोरी थी वो नीचे गिर गई। मम्मी का तेल पर पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। मैं फिर डॉक्टर अंकल को लेकर आया, तब तक पापा भी आ गए थे। मम्मी ने उनको कॉल कर दिया था। मैं लेट हो गया था, इसीलिए घर से ही ड्रेस पहनकर आ गया। अबे, अब कैसी है आंटी? राज, ठीक है। अब धीरे धीरे सभी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती हैं और रिज़ल्ट अनाउंस होता है, जिसका सभी को इंतज़ार था। राज, प्रिया, रीमा और अभय को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। वो चारों बहुत खुश होते हैं और प्राइज़ में उन्हें ट्रॉफ़ी मिलती है। प्राइज़ लेकर चारों स्टेज के पीछे आ जाते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। पार्टी ख़त्म होते ही सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन संडे होता है। प्रिया आज सुबह ही रीमा के घर पर आ गई थी। आज छुट्टी थी, इसीलिए रुद्र भी आज घर पर ही था। प्रिया रुद्र को भैया बोलती थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, तो वह रीमा के भाई को ही अपना भाई मानती थी और रुद्र भी प्रिया को अपनी छोटी बहन मानता था। वो तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं। रुद्र नाश्ता करके बाहर चला जाता है और वो दोनों प्रिया के रूम में चली जाती हैं। प्रिया रीमा को कहती है, राज शायद तुझे पसंद करने लगा है, तो रीमा उसे ही डांट देती है कि तू बातें मत किया कर। लेकिन प्रिया उसे कहती है, मैंने देखा यार, प्रैक्टिस करते हुए भी उसका ध्यान तुझ पर ही होता था और कल डांस करते हुए भी। तभी रीमा उसे डांटकर चुप करा देती है, तो प्रिया भी उसे अब कुछ नहीं करती। तभी प्रिया के पास अभय का कॉल आता है, तो प्रिया कॉल उठा लेती है। प्रिया, हाँ अभय बोलो। अभय, यार मैं सोच रहा था कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। प्रिया, हाँ मेरा भी बड़ा मन कहीं घूमने का जाने का है। अबे ठीक है, तो फिर तुम रीमा को भी पूछ लेना कॉल करके। प्रिया, मैं अभी उसी के साथ हूँ, तो अभी पूछ लेती हूँ। और प्रिया कॉल स्पीकर पर करके देती है और रीमा से पूछती है, तो रीमा मना कर देती है कि उसका मन नहीं है कहीं घूमने जाने का। प्रिया और अभय रीमा को बहुत मनाते हैं, लेकिन रीमा नहीं मानती है, तो वो दोनों भी प्लान कैंसिल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने घर चली जाती है। रीमा प्रिया के जाने के बाद कल के डांस को याद करके मुस्कुराने लग जाती है। शायद वो भी राज को पसंद करने लगी थी, बस किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब वो किसी को बताना क्यों नहीं चाहती, वो तो रीमा ही जाने। अगले दिन सब कॉलेज जाते हैं। सब क्लास के बाद लंच टाइम में कैंटीन चले जाते हैं। वहाँ सभी कॉफ़ी मांगते हैं। राज, हम कहीं घूमने का प्लान बनाएं, बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ है। रीमा, हाँ चलते हैं कहीं घूमने। रीमा के हाँ कहने पर प्रिया और अभय उसे ऐसे देखने लग गए जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन आज राज रीमा के हाँ कहने से बहुत खुश हुआ था। प्रिया रीमा से, तू ठीक तो है ना? रीमा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? प्रिया, वो मैंने और अभय ने कल तुझे कहा था, तब तो तूने साफ मना कर दिया था, और आज राज ने कहा तो तूने हाँ बोल दिया। रीमा, हाँ हाँ वो। प्रिया, क्या बोल रही है? साफ साफ बोलना। रीमा, हाँ वो कल मेरा मन नहीं था कहीं घूमने जाने का, तो हाँ बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अबे अच्छा ठीक है, तो घूमने का प्लान बनाते हैं। प्रिया, आज मेरा मन नहीं है कहीं घूमने जाने का। राज, आज हम कहीं घूमने जा भी नहीं रहे,
मैं तो बस कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने का बोल रहा था कि कहीं अच्छी सी जगह चलते हैं। राज की बात सुनकर सभी मान जाते हैं और संडे को सभी नाहरगढ़ किला घूमने का प्लान बनाते हैं और सभी क्लास में चले जाते हैं। शाम को प्रिया अभय को कॉल करती है और अभय से पूछती है कि राज रीमा को पसंद करता है क्या। तब अभय भी प्रिया को बता देता है कि राज रीमा से प्यार करता है, लेकिन कहने से डरता है। बोलता है कि कहीं मैं उसकी दोस्ती भी ना खो दूँ। प्रिया भी अभय को बताती है कि रीमा भी राज को पसंद करने लगी है, लेकिन वो मानती नहीं है। ये बात जानकर अभय खुश हो जाता है। अभय प्रिया से बात करके राज को कॉल करके बता देता है और उसे वो सब भी बता देता है जो प्रिया ने उसे बताया था। फिर अभय राज को रीमा और अपने दिल की बात बताने के लिए मना लेता है। सभी संडे को सुबह जल्दी ही नाहरगढ़ किले जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी 7 बजे तक नाहरगढ़ पहुंच जाते हैं। सभी किले के अंदर जाते हैं। किले अंदर जाते ही अभय प्रिया को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन राज रीमा से बात कर सके। राज भी रीमा के साथ घूमने लग जाता है, लेकिन वो रीमा को अपने दिल की बात नहीं कह पाता है। ऐसे ही पूरा किला घूमने के बाद वो जयगढ़ किला जल महल घूमते हैं। वापस जाते समय रीमा और प्रिया मार्केट से सामान लेती हैं और राज भी रीमा के लिए एक जोड़ी सुंदर सी ईयररिंग और एक सुंदर सी रिंग लेता है। मार्केट से सभी आते वक्त एक पार्क में रुक जाते हैं। अभय और प्रिया दोनों पार्क में घूमने लग जाते हैं। राज रीमा को थोड़ा साइड में लेकर आता है। राज रीमा रीमा वो हाँ बोलो। राज वो मुझे तुम्हें कुछ कहना था। फिर राज घुटने के बल एक हाथ में रिंग लिए बैठ जाता है। आखिर में वो हिम्मत जुटाकर रीमा को अपने दिल की बात बता देता है। राज रीमा को बता देता है कि वह उससे पहले दिन से प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाता है। रीमा राज की बात सुनकर थोड़ा साइड में चली जाती है। राज को कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी रीमा के पास चला जाता है। राज रीमा को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो। राज आगे कुछ नहीं कह पाता कि रीमा राज के गले लग जाती है और वो राज को बताती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। कब कैसे वो नहीं जानती। राज और रीमा दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने दिल की बात बता देते हैं। फिर राज रीमा को रिंग पहना देता है और ईयररिंग भी अपने हाथों से पहना देता है। रीमा और राज दोनों फिर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। रीमा राज के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है और राज भी रीमा के हाथ पकड़कर बैठ जाता है। दोनों ही आज बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद अभय और प्रिया भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। उन दोनों को ऐसा बैठा देखकर वह दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। प्रिया हम भी हैं यहाँ पर। प्रिया की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग होकर खड़े हो जाते हैं जैसे कोई उनकी चोरी पकड़ी गई हो। प्रिया आखिर तुम दोनों ने अपने अपने दिल की बात कह दी एक दूसरे से। रीमा चौंक कर तुझे पता था। प्रिया तुझे क्या लगा मैं तुझे नहीं, तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। फिर प्रिया रीमा को सब बता देती है। थोड़ी देर ऐसे ही सभी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर सभी घर चले जाते हैं। राज और रीमा का प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों कॉलेज में तो रोज़ ही मिलते थे, लेकिन कभी कभी राज रीमा को लेकर बाहर घूमने भी चला जाता था। धीरे धीरे उनके बारे में पूरे कॉलेज को पता चल जाता है। कॉलेज में सभी उन्हें प्यार के पंछी कहने लग गए। धीरे धीरे उन सभी का कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। सभी को अच्छी जॉब भी मिल जाती है। राज और रीमा अब शादी करना चाहते थे तो वो दोनों अपने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। दोनों के ही घर वालों को इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। 10 दिन बाद ही दोनों की सगाई करने का फिक्स कर लेते हैं। अगले दिन रुद्र अपने घर पर एक लड़की को साथ लेकर आता है जिसका नाम भाव्या है। सावित्री जी के पूछने पर रुद्र बताता है कि वे दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो दोनों भी शादी करना चाहते हैं। सावित्री जी को उनके रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होती है। वे रुद्र और भाव्या के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती हैं। सावित्री जी भाव्या को अपने घर पर बात करने के लिए कहती हैं तो रुद्र बताता है कि भाव्या अनाथ है। तब सावित्री जी भाव्या को गले से लगा लेती हैं। रुद्र और भाव्या की भी सगाई उसी दिन रख दी जाती है जिस दिन राज और रीमा की सगाई है। अगले दिन रीमा के घर पर अपने बचपन का दोस्त विनय आता है जो कल ही मुंबई से वापस जयपुर आया था अपनी पढ़ाई पूरी करके। रीमा विनय को देखकर खुश होती है और बैठकर उससे बातें करने लग जाती है और उसे अपनी और रुद्र की सगाई के बारे में भी बता देती है, जिसे सुनकर विनय ऊपर से तो खुश होता है लेकिन अंदर से वो उदास होता है। थोड़ी देर बाद विनय अपने घर चला जाता है और वह अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचने लग जाता है।
रीमा की सगाई की बात सुनकर विनय उदास होता है क्योंकि वे भी रीमा को चाहता है। विनय बस रीमा को अपनी बनाना चाहता है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सगाई वाले दिन सगाई का फंक्शन बाहर किसी मैरिज हॉल में रखा गया था। रीमा और भाव्या एक रूम में तो राज और रुद्र दूसरे रूम में तैयार हो रहे थे। रुद्र किसी काम से रूम से बाहर आता है तो वह विनय को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है। विनय किसी को फ़ोन पर राज को मारने के लिए बोल रहा होता है। रुद्र ये सुनकर राज के पास जाने लगता है, तभी उसके हाथ लगने से पास में रखा फ्लोस्पोर्ट गिर जाता है। विनय रुद्र को देख लेता है और वह भी रुद्र के पीछे चला जाता है। रुद्र रूम में जाकर देखता है कि दो आदमी राज को मारने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र राज को बचाने के लिए अंदर जाता है, तभी वहां विनय भी आ जाता है और रुद्र के सिर पर लोहे की रोड से मारता है, फिर वहां से चला जाता है। वो दोनों आदमी भी रुद्र को ऐसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। राज विनय को नहीं देख पाता है। शोर सुनकर वह सभी आ जाते हैं। रीमा अपने भाई का सर गोद में रखकर उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। रुद्र कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस राज का नाम लेकर ही बेहोश हो जाता है, जिससे रीमा को लगता है कि वह सब राज ने किया है। राज मना करता है, लेकिन रीमा राज की कोई भी बात नहीं सुनती है और वह राज से अपनी सगाई भी तोड़ देती है। सभी रुद्र को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रुद्र की जान तो बच जाती है, लेकिन वह कोमा में चला जाता है। वर्तमान में रीमा यह सब याद करके रोने लग जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह रीमा तैयार होकर कंपनी जाती है। वह राज के केबिन में जाती है। वहाँ टीम के और भी लोग होते हैं। सभी अपना अपना काम करते हैं। लंच टाइम में सभी लंच करने के लिए जाते हैं। रीमा भी कंपनी की कैंटीन में चली जाती है। राज भी रीमा के पीछे कैंटीन में जाता है और रीमा के साथ उसी टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वो दोनों में से कोई भी नहीं बोलता है। फिर राज ही बात करना शुरू कर देता है। राज, कैसी हो? रीमा, ठीक हूँ। राज कुछ और बोलने को होता है कि रीमा वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर राज भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। शनिवार शाम को विनय रीमा के घर पर आता है। सावित्री जी रीमा को बुलाकर किचन में चली जाती हैं। रीमा और विनय बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सावित्री जी भी उनके पास आकर बैठ जाती है। विनय, आंटी जी, मैं आपसे रीमा के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। सावित्री जी, हाँ बेटा बताओ, क्या बात करनी है? रीमा भी विनय की ओर देखने लगती है। विनय, आंटी जी, मैं रीमा से शादी करना चाहता हूँ। आखिर कब तक ये ऐसे ही अकेले रहेगी? कभी तो ये किसी ना किसी से शादी करेगी ही। सावित्री जी, हाँ बेटा, शादी तो करनी ही है, पर विनय, आंटी जी, मुझे तो ये सब आप बचपन से जानते हैं। मुझे बस रीमा की चिंता रहती है, बस इसीलिए आपसे बात करने के लिए आ गया। आप आराम से सोचकर बता देना, बाकी जैसा रीमा चाहेगी वैसा ही होगा। रीमा बस चुपचाप विनय को सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद विनय अपने घर चला जाता है। सावित्री जी को विनय की बात सही लगी, इसीलिए वो रीमा को भी सोचने के लिए कहती हैं। अगले दिन रविवार होता है। रीमा सुबह नाश्ता करके अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। रीमा रुद्र के कमरे में चली जाती है। वहाँ पर भाव्या भी होती है। रीमा भी भाव्या के पास बैठ जाती है। रीमा, अब कैसी कंडीशन है भाई की? भाव्या, डॉक्टर बोलते हैं कि रुद्र हमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। रीमा कल विनय के घर आया था, वो मुझसे शादी करना चाहता है। भाव्या, आप हाँ बोल दीजिए। भाव्या रीमा को विनय से शादी करने के लिए बोलती है। वो रीमा को समझाती है। रीमा भी विनय से शादी करने के लिए मान जाती है। रीमा और भाव्या की बातें सुनकर रुद्र थोड़ा रिस्पॉन्स करता है। भाव्या डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहेंगे। रीमा और भाव्या ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं। रीमा शाम को वापस घर आ जाती है और अपनी माँ को रुद्र के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सावित्री जी खुश हो जाती हैं। रीमा विनय से शादी करने के लिए भी हाँ कर देती है और विनय को भी फ़ोन करके शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसे सुनकर विनय बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन रीमा कंपनी चली जाती है। रीमा के जाने के बाद विनय अपने माता पिता के साथ रीमा के घर आते हैं। विनय और रीमा की सगाई का दिन तय करने के लिए। सगाई का मुहूर्त 10 दिन बाद का निकलता है। साथ ही शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं, जो 2 महीने बाद का निकलता है। विनय और उसके माता पिता अपने घर चले जाते हैं। रीमा रोज के केबिन में जाती है और अपना काम करने लग जाती है। अभी राज के केबिन में सिर्फ राज और रीमा ही थे। आज रीमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रीमा के पास रीमा की माँ का कॉल आ जाता है। तब वह उनसे बात करने लग जाती है। सावित्री जी रीमा को सगाई के बारे में बता देती है।
रीमा माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? सावित्री जी, बेटा विनय के माता पिता चाहते हैं और अभी सिर्फ सगाई है, शादी तो 2 महीने बाद है। रीमा, लेकिन माँ इतनी जल्दी? सावित्री जी, बेटा अगर आप नहीं चाहते हैं तो अभी तो कोई बात नहीं है, मैं उन्हें अभी के लिए मना कर दूंगी। रीमा माँ, आप मना मत कीजिए, वरना वो लोग सोचेंगे कि मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। माँ, पर सगाई हम बिल्कुल साधारण करेंगे, आप उन्हें बता देना। सावित्री जी, ठीक है बेटा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। रीमा अपनी माँ से बात करके वापस आती है। केबिन में राज के साथ अभय को देखकर चौंक जाती है। अभय भी रीमा को वहाँ देखकर चौंक जाता है। अभय बोला, हेलो रीमा। रीमा, हेलो अभय, कैसी हो तुम? रीमा, ठीक हूँ, तुम बताओ? अभय, मैं बहुत बढ़िया हूँ। रीमा, ठीक है, तुम बताओ? अभय, मैं भी बढ़िया हूँ। रीमा, अच्छा है। अभय और रीमा ऑफिस में थोड़ी देर बातें करते हैं। रीमा अभय को अपनी और विनय की सगाई के बारे में बता देती है और उसे सगाई में आने के लिए भी बोलती है। अभय और राज दोनों ही रीमा और विनय की सगाई के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं। अभय रीमा को कुछ कहने वाला होता है कि राज उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है। फिर अभय रीमा को आने के लिए हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद रीमा अपने केबिन में तो राज और अभय कंपनी की कैंटीन में चले जाते हैं। अभय, तूने मुझे बताने क्यों नहीं दिया रीमा को कि वो सब तूने नहीं किया? विनय ने कहा। राज, क्योंकि रीमा यकीन नहीं करेगी तुम्हारी बात पर। अभय, तो क्या उसे विनय से शादी होते हुए देखूं? राज, मैंने ये कब कहा? अभय, तू कभी कुछ कहता ही तो नहीं है। राज, तू मुझे ये बता, तुझे कैसे पता चला कि वो सब विनय ने किया है? अभय, सगाई वाले दिन जब रुद्र भैया रूम की तरफ भागे जा रहे थे और विनय भी उनके पीछे जा रहा था, तब मैंने उन्हें देख लिया, तो मैं भी उनके पीछे चला गया। तब मैंने देखा कि विनय ने रुद्र भैया के सिर पर लोहे की रोड से मारा। फिर विनय वहां से चला गया और शोर सुनकर सभी आ गए थे। तभी मेरे पास दीदी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि गांव में चाचा जी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तब मैं बिना किसी को बताए वहां से चला आया और दादी को लेकर गाँव चला गया। चाचा की डेथ के बाद चाची जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं और दादी वहीं रुक गए। कुछ टाइम बाद दादी भी बीमार रहने लग गई और 1 महीने बाद वो भी चली गई। चाची की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और अभी 10 दिन पहले ही मैं चाची को लेकर वापस जयपुर आ गया। कल मेरी तुझसे बात हुई, तब मुझे पता चला कि रीमा उस सब का जिम्मेदार तुम्हें मानती है। राज अभय की बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर दोनों कुछ बातें करते हैं और कैंटीन में चले जाते हैं। ऐसे रोज रीमा कंपनी जाती थी। राज रीमा से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन रीमा बात नहीं करती थी। सगाई के पहले दिन राज के केबिन में रीमा और राज अकेले थे। तब राज ने रीमा से बात करने की कोशिश की तो रीमा वहां से जाने लगती है। तब राज रीमा का हाथ पकड़कर रोक लेता है। राज, रीमा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। राज के इतना कहने पर इतने दिनों का गुस्सा रीमा के दिल में था, वो आज निकल आया था। रीमा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? राज, वो सब मैंने नहीं किया था। बल्कि रीमा, अच्छा, तो वो सब मैंने किया था। राज, तुम्हें भी जानते हो, उस वक्त तुम्हारे सिवा वहाँ कोई नहीं था। राज, लेकिन कभी कभी गलतफहमी भी हो सकती है। रीमा, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मेरे भाई को तुम्हारा नाम लेंगे। राज कुछ नहीं बोलता है और बोलता भी तो क्या बोलता, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि रुद्र ने उसका नाम क्यों लिया था। तो वह रीमा को क्या जवाब दे? रीमा, तुम्हें पता, तुम्हारी वजह से आज तक मेरे भाई ठीक नहीं हुए हैं, वो आज भी हॉस्पिटल में है। यह सुनकर राज को बुरा लगता है, लेकिन वह रीमा से कुछ नहीं कहता है। बस जो रीमा बोल रही थी खड़ा सुन रहा होता है चुपचाप। रीमा, मुझे ये नहीं समझ आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे भाई से? लेकिन राज अब भी कुछ नहीं कहता। जब राज कुछ नहीं कहता है तो रीमा वहां से चली जाती है। रीमा के जाते ही अभय राज के पास आता है, जो बाहर खड़ा उनकी ही बातें सुन रहा था। अभय, तुमने रीमा को विनय के बारे में क्यों नहीं बताया? राज, वो भरोसा नहीं करेगी, और मैं विनय के बारे में बता भी देता तो वो वजह पूछती, तो मैं क्या बताता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि विनय ने ये सब क्यों किया है। अबे, वजह तो रीमा तुम्हारे ऐसा करने की भी नहीं जानती है, फिर भी वो तुझे ही दोषी मानती है, क्योंकि उस वक्त बस वहाँ पर तू ही था और रुद्र भैया ने तेरा नाम लिया, बस इसीलिए। राज, ये सब छोड़कर तुझे पता चला विनय ने ऐसा क्यों किया? अबे नहीं राज, कल विनय और रीमा की सगाई है, अब हम क्या करेंगे? अबे, सगाई ही तो है, शादी नहीं, और हम शादी तक विनय की सच्चाई का पता लगा लेंगे। तू चिंता मत कर। तू आज जो भी हुआ है उसे याद करके रीमा को नींद नहीं आ रही होती है और वह बहुत उदास होती है। रीमा खुद से बातें करते हुए कहती है, राज, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया
उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से, और बस यही सब सोचती रहती है। उधर राज रीमा और विनय की सगाई के बारे में सोच रहा होता है और उसे भी नींद नहीं आती है। फिर राज और अभय अपने अपने घर चले जाते हैं। आज रीमा अपने और विनय की सगाई है। सगाई का फंक्शन रीमा के घर पर ही है। ज़्यादा लोग नहीं, बस विनय के घर वाले, प्रिया और अभय। प्रिया इतने टाइम बाद अभय को देखकर खुश होती है और उसे रीमा की सगाई में देखकर थोड़ा सा शौक भी लगता है। प्रिया, हेलो अभय, तुम यहाँ पर। अभय, हेलो प्रिया। प्रिया, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर। अभय, वो रीमा ने मुझे इनवाइट किया है प्रिया, पर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अभय, शायद भूल गई होगी। फिर अभय कुछ सोचता है। अभय, प्रिया तुम शाम को फ्री हो तो मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया, हाँ मैं फ्री हूँ, पर क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अभय, वो मैं तुम्हें शाम को मिलकर बता दूंगा, बस तुम शाम के 5 बजे मैं कहूँ वहाँ आ जाना। प्रिया, ठीक है। अभय से बात करके प्रिया रीमा के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया रीमा को लेकर बाहर आती है और विनय के पास ले जाकर बिठा देती है। विनय रीमा को देखकर खुश होता है। थोड़ी देर बाद पंडित जी सगाई की रस्म शुरू करते हैं। रीमा विनय को अंगूठी पहना देते हैं। फिर दोनों पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद सभी खाना खाते हैं और फिर सभी चले जाते हैं। प्रिया रीमा के साथ उसके रूम में चली जाती है। प्रिया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी अभय से बात होती है? रीमा, मैं अभय से थोड़े दिन पहले ही मिली थी। फिर रीमा प्रिया को राज और अभय के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर प्रिया को एक झटका लगता है। वह थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोलती। फिर वह रीमा से शिकायत करती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो रीमा बस सॉरी कहती है। फिर रीमा और प्रिया थोड़ी देर तक बातें करती हैं, लेकिन प्रिया रीमा को यह नहीं बताती कि अभय ने उसे शाम को मिलने बुलाया है। और फिर प्रिया अपने घर चली जाती है। शाम 5 बजे प्रिया के पास अभय का कॉल आता है। अभय प्रिया को एक कैफ़े में बुलाता है। प्रिया अभय के कहे कैफ़े में जाती है। वहाँ पर अभय के साथ राज भी होता है। राज को देखकर प्रिया अभय से उसके बारे में पूछती है। प्रिया, राज यहाँ तुम्हारे साथ? अभय, तुम्हें मैं सब बताता हूँ, चलो तुम। फिर तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अभय 3 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। अभय, प्रिया तुझे हमारी मदद करनी होगी रीमा के लिए, प्लीज़ मना मत करना। प्रिया, क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और रीमा को क्या हुआ? अबे प्रिया, हमें रीमा की शादी विनय से होने से रोकनी होगी। हमारे पास 2 महीने हैं बस। प्रिया, लेकिन क्यों? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? वेटर कॉफ़ी लेकर आता है तो सभी चुप हो जाते हैं। वेटर के जाने के बाद अभय प्रिया को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर प्रिया को शौक लग जाता है। क्या ये सब विनय ने किया है? लेकिन क्यों? ये तो हम भी नहीं जानते। प्रिया, तुम दोनों ने रीमा को क्यों नहीं बताया इस बारे में? राज, क्योंकि रीमा हम पर भरोसा नहीं करेगी। प्रिया, तो अब क्या करना है? राज, पहले तुम ये बताओ रुद्र भैया कौन से हॉस्पिटल में हैं? हम उनसे मिलते हैं पहले, फिर सोचेंगे क्या करना है। फिर प्रिया हॉस्पिटल का नाम बता देती है और तीनों वहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। तीनों रुद्र के रूम में जाते हैं। वहाँ भाव्या भी होती है। भाव्या अभय और राज को प्रिया के साथ देखकर उससे उनके यहाँ आने के बारे में पूछती है, तो प्रिया भाव्या को सब बता देती है, जो विनय ने किया वो सब, और कैसे रीमा को राज को लेकर गलतफहमी हो गई, जिसे सुनकर भाव्या को विश्वास नहीं होता। भाव्या, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि विनय ऐसा कर सकते हैं। वो तो रुद्र से मिलने यहाँ आते रहते हैं, सबके साथ इतना अच्छा बिहेवियर करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रिया, वो तो हम भी नहीं जानते। राज, अब कैसे हैं भैया? भाव्या, कोमा से तो बाहर आ गए, लेकिन ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बस हम सुन और समझ सकते हैं। थोड़ी दिन पहले रीमा आई थी, तब एक बार रिएक्ट किया था। रुद्र उन सब की बातें सुन रहा होता है, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाता है। राज रुद्र की आंखों में पानी देख लेता है तो वह उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके आंसू भी पोंछ देता है। भाव्या, 2 महीने बाद रीमा की विनय से शादी है, हम सब कैसे रोकेंगे? प्रिया, पता नहीं, पर रीमा की शादी में विनय से तो नहीं होने दूंगी। सब थोड़ी देर में वहाँ बैठते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 दिन बाद फैशन शो था, तो राज, रीमा और अभय बस शो की तैयारी में लगे रहते हैं। राज ने अभय को अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी थी। शो में राज की कंपनी को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक विनय के बारे में कुछ पता नहीं चला था।
राज थोड़े थोड़े दिनों में रुद्र से मिलने हॉस्पिटल जाता रहता था। रुद्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। विनय ने सगाई के बाद से हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था, जिससे उसे रुद्र की तबीयत के बारे में नहीं पता था। शादी के 10 दिन पहले से रीमा ने कंपनी आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ गया था, लेकिन अब तीनों को विनय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। आज रीमा और विनय की शादी थी। शादी के ज़्यादा मेहमान नहीं थे। रीमा और विनय की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। प्रिया रीमा को लेकर मंडप में आ गई। रीमा और विनय को मंडप में बैठाया गया और शादी की रस्में शुरू हुई। रीमा और विनय ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। रीमा और विनय फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं और पंडित जी मंत्र बोलने लग जाते हैं। तभी तीसरा फेरा चल रहा होता है। वहाँ पर राज, अभय, भाव्या और रुद्र आ जाते हैं। रुद्र शादी रोकने के लिए कहता है तो सभी उससे वजह पूछने लग जाते हैं। तो वह सभी को सच्चाई बता देते हैं कि उस दिन विनय ने ही रुद्र को मारा था। ये बात सुनकर रीमा को धक्का लगता है। वह गिरने वाली होती है तो राज आकर रीमा को संभाल लेता है। ये सब देखकर विनय को गुस्सा आ जाता है और वह रीमा से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। ये देखकर अभय विनय को रीमा से दूर कर देता है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और विनय को पकड़ लेती है। पुलिस के आते समय अभय ने कॉल किया था। सब विनय से उसके ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब विनय बताता है कि वह रीमा से प्यार करता है और जब मुझे पता चला कि रीमा किसी और से शादी करने वाली है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं रीमा को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए सगाई वाले दिन मैंने राज को मारने के लिए आदमी बुलाए थे, लेकिन रुद्र ने मुझे कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था और ये राज को बचाने के लिए रूम की ओर चला गया। मैं भी रुद्र के पीछे रूम की ओर चला गया और मैंने रुद्र के सिर पर रोड से मारा और वहाँ से निकल गया। सब लोगों के आने से पहले वो आदमी भी वहाँ से चले गए थे। जब रुद्र ने राज का नाम लिया तो रीमा को लगा राज ने ऐसा किया है और रीमा ने राज से अपनी सगाई तोड़ दी और मेरा काम भी आसान हो गया। यह सब सुनकर सावित्री जी विनय को एक थप्पड़ मारती हैं और पुलिस विनय को लेकर चली जाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद रीमा राज से माफ़ी मांगती है और राज भी रीमा को माफ़ कर देता है। फिर सब लोग मिलकर राज और रीमा की शादी करा देते हैं। 2 महीने बाद रुद्र और भाव्या की भी शादी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।